Hello friends, welcome you all in my YouTube channel SLB classes. Guys, today we are going to discuss some MCQs based on teaching aptitude for NTA UGC NET JRF exam. But before starting this video, I wanted to say something about my YouTube channel SLB classes. Guys, if you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram and my Facebook group. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. नाउ गाइस, आज का क्वेश्चन देखेंगे. गाइस, कम टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूजीसी नेट एग्जाम जून 2013. द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट बाय अ टीचर फॉर. तो ब्लैक बोर्ड जो होता है उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे बेस्ट तरीके से टीचर के द्वारा. ठीक है, फॉर द टीचर लिखा है. पुटिंग द मैटर ऑफ टीचिंग इन ब्लैक एंड वाइट, यानी जो भी टीचिंग होता है, टीचिंग का मैटर वगैरह होता है उसको एक जगह लिखना, यानी ब्लैक या वाइट बोर्ड जो भी वहाँ पर हो. ठीक है, तो मैटर्स तो टीचर लिखते हैं लेकिन ये बेस्ट या सुटेबल नहीं है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. मेकिंग द स्टूडेंट अटेंटिव, स्टूडेंट के अटेंशन को पाने के लिए टीचर्स करते हैं. आगे देखते हैं. राइटिंग द इम्पॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स एंड हाईलाइटिंग द टीचर हिमसेल्फ. टीचर खुद को मतलब हाईलाइट करने के लिए लिखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो इसका पॉइंट सी ध्यान दीजिए. राइटिंग द इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स, यानी चैप्टर्स बहुत बड़े होते हैं, ये सभी को पता है. तो पूरा चैप्टर ब्लैक बोर्ड पे लिखना या वाइट बोर्ड पे लिखना टीचर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, और उसको देख के कॉपी में लिखना स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है. तो एक चैप्टर में से क्या होता है कि बहुत लेंथी चैप्टर होता है, उसका जो समरी होता है उस समरी में से भी जो इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स होते हैं ना, वो टीचर क्या करता है, उसको लिखवाता है वाइट या ब्लैक बोर्ड पे. तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जो कि बेस्ट बता रहा है, यूटिलाइज कर रहा है टीचर्स के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 2. Nowadays, the most effective mode of learning is self-study, face-to-face learning, e-learning या blended learning. तो यहाँ पर बात हो रही है effective mode of learning की. ओके गाइस, तो nowadays नहीं होता तो ये हो जाता, सेल्फ लर्निंग भी हो सकता था, फेस टू फेस लर्निंग भी. ठीक है, ब्लेंडेड भी. लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहा है, nowadays यानी अब के समय में क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे आ रहा है, डिजिटलाइजेशन भी आ रहा है. ठीक है गाइज, तो यहाँ पर क्या होगा, ई लर्निंग मोस्ट अप्रोप्रिएट है. यहाँ पर जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है तो ई लर्निंग भी बढ़ता जा रहा है. ओके गाइज, जैसे ऑनलाइन वगैरह कोर्सेज जो चल रहे हैं उसकी बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर्स शुड बी वुमेन बिकॉज दे. तो प्राइमरी स्कूल स्टेज में सारी जो टीचर्स यानी मैक्सिमम टीचर्स क्या होती हैं, फीमेल होती हैं. क्यों? कैन टीच चिल्ड्रन बेटर देन मैन, मतलब आदमी से अच्छा औरत पढ़ा सकती हैं बच्चों को. नो बेसिक कंटेंट बेटर देन मैन, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो बेसिक कंटेंट होता है वो मैन से ज़्यादा अच्छा जानती हैं. और अवेलेबल ऑन लोअर सैलरीज, या तो सैलरी कम में वो अवेलेबल होती हैं, या कैन डील विथ चिल्ड्रन विथ लव एंड अफेक्शन. तो गाइज, इसका ऊपर का जो 3 ऑप्शंस है ये बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है. मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो लो सैलरी में वर्क करे या तो उनसे मैन से ज़्यादा कंटेंट जाने, क्योंकि मतलब मैन एंड वोमेन इक्वल है. ओके गाइस, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आदमी से अच्छा औरत पढ़ाए, दोनों ही अपने अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाते हैं. ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे. ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कैन डील विथ चिल्ड्रन विथ लव एंड अफेक्शन. प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, तो उनको मदर टीचर की ज़रूरत पड़ती है, और एक औरत ही मदर टीचर अच्छी बन सकती है. ठीक है, जो अपने बच्चे की तरह बच्चों को लव भी करे और अफेक्शन भी दे और अच्छे से ट्रीट करके उसको पढ़ाए और समझाए. ठीक है, तो इसीलिए फीमेल टीचर ही रखते हैं, अपॉइंट करते हैं प्राइमरी स्कूल स्टेज में. ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इनकेस कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 4. नाउ गाइज, कम टू द क्वेश्चन 4. विच वन इज द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग. इसमें से कौन सा हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग माना जाएगा, चेन लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग या कंडीशंस रिफ्लेक्ट लर्निंग. ओके, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, यानी कंडीशंस रिफ्लेक्ट लर्निंग जो होता है उसको हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग बताया गया है. आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से बोलना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए. नाउ गाइस,
come to the question 5. A person can enjoy teaching as a professional when he has control over students, command respect from students, is more qualified than his colleagues, is very close to higher authorities. तो एक पर्सन अपने टीचिंग को इंजॉय कर सकता है प्रोफेशनल के तरीके से। कैसे? जब वो कंट्रोल करे स्टूडेंट्स को, उसका कंट्रोल हो स्टूडेंट्स के ऊपर, या तो स्टूडेंट्स के द्वारा वो रेस्पेक्ट ले, ठीक है, कमांड्स रेस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट लिखा है ना यहाँ पर, तो जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो रेस्पेक्ट करें अपने टीचर की, ठीक है। या तो इज़ मोर क्वालिफाइड दैन हिज कलीग्स, अपने जो कलीग्स वगैरह होते हैं, जो स्टाफ वगैरह होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो। या तो इज़ वेरी क्लोजर टू हायर अथॉरिटीज़, या तो बहुत ज़्यादा हायर अथॉरिटीज़ के क्लोज हो। तो एक पर्सन तभी टीचिंग प्रोफेशन को इंजॉय करता है जब वो क्या करता है, कमांड्स करता है रेस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। एक टीचर को बहुत ज़्यादा तब अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय तब होता है जब उसका पढ़ाया हुआ बच्चा या तो कोई भी स्टूडेंट हो उस स्कूल का, उस कॉलेज का, उनकी रेस्पेक्ट करे, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा माना जाता है और एक टीचर बहुत इंजॉय फील करता है अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन केस कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ पूछिए। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइज कम टू द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अ डायग्राम स्पीक्स मोर देन 100 वर्ड्स, आई मीन 1000 वर्ड्स, ठीक है। एक डायग्राम 1000 वर्ड्स से ज़्यादा स्पीक करता है यानी बोलता है। ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा बार ये पूछे गए हैं, ठीक है। द स्टेटमेंट मीन दैट द टीचर शुड, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि टीचर क्या होना चाहिए? यूज डायग्राम इन टीचिंग, स्पीक मोर एंड मोर इन द क्लास, यूज टीचिंग एड्स इन द क्लास, नॉट स्पीक टू मच इन द क्लास। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कीजिए कि एक डायग्राम जो होता है 1000 वर्ड से ज़्यादा बोलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डायग्राम खुद से बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मुहावरा, एक स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि अगर बच्चे को एक डायग्राम दिखाया जाए और 1000 वर्ड्स लिखा जाए ना, तो वो 1000 वर्ड्स को ना समझ के उस डायग्राम को देख के, उसको इमेजिन करके, उसको रियल इमेजिन करेगा, उसके दिमाग में वो डायग्राम फीड हो जाएगा, वो आकृति जो होगा वो जल्दी आएगा इन कंपैरिजन टू 1000 वर्ड्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जब भी छोटे थे तो हम लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आती थी तो टीचर्स क्या करते थे, डायग्राम बना के समझाते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी बच्चे को 1000 वर्ड्स, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, मैं बता रही हूँ उसको, जैसे कोई समरी है, कोई स्टोरी है, अगर विदाउट डायग्राम हो तो वो स्टोरी नहीं समझ में आएगा। और कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टोरी पढ़ता भी नहीं है, सिर्फ डायग्राम देख के ही समझ जाते हैं कि स्टोरी में बोल क्या रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइज? इसका मतलब ये हुआ कि यूज़ करना चाहिए डायग्राम को टीचिंग में। स्पीक मोर एंड मोर इन द क्लास, या तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए, या तो यूज़ टीचिंग एड्स इन द क्लास, और यहाँ पे बोला नॉट स्पीक्स टू मच, यानी बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी यूज़ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। ओके गाइज, तो क्लासरूम में जब भी पढ़ाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड्स यूज़ करें कि स्टूडेंट जो हो एक्टिव हो और टीचर भी एक्टिवली पढ़ा सके। ओके गाइज, आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन केस कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। और पार्ट 1 से आप देखना चाहते हैं मेरी वीडियोस को तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।